मेरे पास सिर्फ एक मौका था। जब मैं जवान हुई तो मेरी माँ कहती थी, रिया, तेरा सारा काया कयामत बनता जा रहा है, कुछ कर। और मैं कहती थी, क्या करूं? यूं तो दुनिया की सारी माएँ अपनी बेटियों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे बदसूरत बनाने के तरीके आजमाती रहती थी। मुझे जानबूझकर ढीले कपड़े पहनाती ताकि मैं मोटी लड़की नजर आऊं। मेरे बाल ऐसे बनाती कि एक पल को भी झुकाना मुश्किल हो जाए। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे मुंह पर कोयला की कालिख भी मल देती थी। और कहीं आने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे उस वक्त उनकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था, पर बाद में पता चला कि वो ठीक कर रही थी। अगर इसके साथ ही उस वक्त मेरी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देती तो शायद ये उनका मुंह पर सबसे बड़ा एहसान होता, क्योंकि मेरी सुंदरता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये मेरी कहानी है, जिसे सुनकर शायद आप मुझसे और नफ़रत करने पर मजबूर हो जाएं। मैं शाम को अपनी कोठरी में चुपचाप सो रही थी जब मुझे एक महिला जगाने आई और कहने लगी, चल मेरे साथ। मैंने उसकी मुंह देखी और मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने खुद पर काबू किया और प्यार से कहा, मैं जेल में हूँ और मुझसे काम करवाने का आपको हक है, लेकिन आधी रात को आप मुझे क्यों जगाने आई हैं? उसने कहा कि अभी तो सबसे ज़रूरी काम है। वो मुझे अपने साथ एक जगह ले गई जहाँ मुझे साफ सुथरा लिबास पहनाया गया, सेंट लगाई गई और फिर उसने मुझे एक कमरा के अंदर धक्का दे दिया। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। इंसान को सज़ा मिली हो, वो तो उसके अपने किए की ही मिलती है, लेकिन ये तो सज़ा के ऊपर सज़ा थी। मैं बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपनी कोठरी में थी और मेरी साथी मेरे पास बैठी मेरे पांव दबा रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फील नहीं कर पा रही थी कि मेरे जिस्म के कौन से हिस्सों पर चोट लगा है। उसने कहा कि तुम्हें जो हुआ है वो तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा और उसकी आदत भी हो जाएगी। परेशान नहीं होना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। तब तक तुम ये चीज़ अपने पास रखो। उसने मेरी हाथ पर फिटकरी का एक टुकड़ा रख दिया और फिर उस फिटकरी के एक टुकड़े से मैंने अपनी किस्मत कैसे बदली, ये जानकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने अजीत नामक व्यक्ति से मोहब्बत की थी। वो एक बहुत धनी आदमी था। उसके 5 भाई थे, 4 बहनें थीं और अरबों की जायदाद थी। हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मुझे उसकी मोहब्बत से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे धनी होने का कोई शौक़ नहीं था। मेरा नाम रानी है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा कि हम किसी जगह पर बड़ा सा घर बनाकर रह लेंगे, बस जहाँ हम दोनों हों। उसने कहा कि तुमने अरबों-पति शख्स से शादी की है और अब तुम बड़ा सा घर बनाना चाहती हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। हमारी शादी हो गई। मैं उसके घर में चली गई और फिर जब उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने का फ़ैसला किया तो उसके घर वाले भी इस फ़ैसले के हक़ में थे। मैं हैरान थी कि वो इतने खुश क्यों हैं, पर मुझे क्या पता था कि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने अजीत को इस दुनिया से रवाना कर दिया और इल्ज़ाम मेरे सिर पर लगा दिया कि ये सारी जायदाद की मालकिन बन गई है, इसीलिए इसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया है। खुद वो ऐसे रो रहे थे जैसे उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, पर नुकसान मेरा हुआ था। मैं अपनी बेकसूर साबित ना कर पाई और मुझे जेल में भेज दिया गया, यानी कि सबसे बड़ी जेल में। पहले मेरे ट्रायल हुए। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या बोलती? मैं अपने हक में कुछ ना बोली, क्योंकि जो मेरा था वो तो समाप्त हो चुका था। यहाँ पर आ गई और सोचा कि बाकी की ज़िंदगी इसी काल कोठरी में पड़े पड़े गुजार दूंगी। अब मेरे पास ना ही ज़िंदगी का कोई मकसद है और ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है, क्योंकि मेरे पापा अम्मी तो पहले ही नहीं थे। बस एक अजीत था जिसे मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। मेरे दिन यहीं पर गुजरने लगे। मैं किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। यहाँ मुझे काफ़ी सारी औरतें देखने को मिलीं, अजीबोगरीब किस्म की। कुछ देखने में बहुत ख़तरनाक, कुछ मेरी तरह बेकसूर, पर हम सभी अपनी सज़ा काट रहे थे। सब ने मुझे कहा कि तू बड़ी खूबसूरत है, कम उम्र है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जुर्म कैसे कर लिया? मैंने कहा कि जुर्म तो मेरा यही था कि मैं प्यार कर बैठी थी।
कुछ लोगों ने मुझसे हमदर्दी जताई और कुछ लोगों ने मुझे बातें सुनाई, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। यहाँ भी सबका एक जैसा हाल था, फिर भी कोई किसी का दर्द नहीं समझता था। सब एक दूसरे पर अपने अपने नसीब का गुस्सा निकालते थे। मेरी साथी का नाम रिया था। हम दोनों एक ही जेल में थीं। उसने कहा कि यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा क्योंकि यह जेल है, स्वर्ग नहीं। मैंने कहा कि हमारे लिए तो हमारे अपने घर भी स्वर्ग नहीं होते। अपने घरों में भी हम पर बुरी बुरी आफतें तोड़ दी जाती हैं, तो फिर यह तो जेल है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी बात का मतलब कुछ और ही था। हम लोगों को दिन में बाहर छोड़ दिया जाता था, यानी कि एक बहुत बड़ी चारदीवारी थी, उसके अंदर हम लोग फिर सकते थे, काम वाम करते थे, खाना बनाते थे, सब्जियां काटते थे, सलाद बनाते थे, जेल को साफ करते थे, कपड़े भी धोते थे। उसके बाद जब शाम होने लगती तो हमें कैद कर दिया जाता था। आज मैं सारे काम वाम ख़त्म करके बहुत थक गई थी और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे जेल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मैंने आवाज़ तो सुनी, पर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक पुलिस वाली औरत मेरे पैर के पास बैठी मुझे जगाने लगी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या काम है आपको? उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मैंने कहा कि क्यों, क्या मेरी मिलने आई है? पर मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि मिलने इस समय नहीं आती, बस तुम ये समझो कि है मिलने ही, लेकिन तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? वो मुझे अपने साथ ले जाने लगी। उसने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करो, जितना कम बोलोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और मुझे एक कमरे में ले गई। ये तो किसी का ऑफिस लगता था, शायद यहाँ की सुपरिंटेंडेंट का कमरा था, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उस महिला ने कहा कि ये कपड़े पकड़ो और पहन लो। मैंने उन कपड़ों को देखा। ये कपड़े तो बहुत खूबसूरत थे, रंगों से सजे हुए। मैंने कहा कि ये कपड़े मुझे इस समय क्यों पहनने को कह रही हो, क्या करना है? मैंने कपड़े पहनकर कहा। उसने कहा कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि ज़्यादा सवाल मत करो। जाओ, बाथरूम में मुँह हाथ भी धो लेना और ज़रा अपने आप को साफ़ सुथरा भी कर लेना। ये कपड़े भी पहन लेना जो मैं कह रही हूँ, वैसा करो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बाथरूम में गई। मैंने मुँह हाथ धोया, कपड़े बदले। उसने मुझे लगाने के लिए लिपस्टिक भी दी। मैंने कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है? अब उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा और मैं हैरान रह गई। ये जेल थी, यहाँ पे कोई आपको प्यार से कुछ समझाने वाला नहीं था। अगर आप ज़्यादा सवाल करते तो यही होना था। अब तो मैं खामोश हो गई। वह मुझे सज़ा संवार के एक दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा भी किसी के ऑफिस जैसा ही लग रहा था, लेकिन यह थोड़ा दूर था और इधर भी कोई मौजूद नहीं था। वह मुझे वहाँ पर छोड़ के खुद चली गई। मैं थोड़ी देर कुर्सी पे बैठी रही, इधर उधर देखती रही। फिर मुझे लगा कि इस कमरे में तो कोई आ ही नहीं रहा और मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया है। मैं दरवाजे के पास गई कि यहाँ से निकल सकूँ, तो हैरान रह गई। दरवाज़ा तो बाहर से बंद था और इस कमरे के अंदर ही एक और दरवाज़ा था, जिसे मैं कब से बाथरूम समझ रही थी, लेकिन वह किसी और कमरे का दरवाज़ा था। वहाँ से एक शख्स इस कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करने लगा। मैं कोई छोटी कमसिन लड़की नहीं थी। मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह हुई तो मैं अपनी कोठरी में थी और मेरी हालत बहुत बुरी थी। पहले तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, आँख ही नहीं खुल रही थी। ऐसा लगता था कि आधी नींद में हूँ, आधी जाग रही हूँ। फिर मेरी आँखों के सामने मंजर साफ हुआ तो रानी मेरे पास बैठी मेरी पैर दबा रही थी और एक और महिला भी वहाँ पर मौजूद थी। ये वह समय था जिसमें हमें खोल दिया जाता था, इसलिए कोई भी अंदर आ सकता था। मैंने कहा कि क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने कहा कि चुप हो जाओ, बस खामोश रहो, जो हुआ है उसे याद मत करो। एक और औरत तो सिर पकड़े बैठी थी। उसने कहा कि तुझे क्या पड़ी थी अपने साथ ये सब करने की, कि तू इस जेल में आ गई। अपनी शक्ल देख, कितनी खूबसूरत है तू,
और जो जितना खूबसूरत होता है ना, वो उतना बदनसीब होता है। अब हम सब भी तुझे मिल के बचा नहीं सकते, बस तुझे देख के अफसोस ही होगा। नहीं करना था ना वह सब कुछ, क्यों अपने पति की जान ले ली? अरे पति जैसा भी हो, वह पति होता है, चाहे वह आपको जानवरों की तरह भी दे, लेकिन अगर वह आपके साथ चल रहा हो तो कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तूने जो करना ही सही समाप्त कर दिया। क्या ज़रूरत थी तुझे यह सब करने की? अरे ऐसा भी क्या होता है कि एक महिला के घर तक चली जाए? एक महिला को इज्जत तक जाने की इजाज़त तो भगवान भी नहीं देता। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और जब मैं चिल्लाई तो मुझे मेरे पूरे वजूद में दर्द महसूस होने लगे। मैं दर्द से चिल्लाने लगी तो उस महिला ने मेरी हाथ पे फिटकरी का एक टुकड़ा रख दिया। मैंने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि ये काम आएगा, तेरे ज़ख्मों के लिए है। इससे ज़ख्मों को धो तो ज़ख्म खराब नहीं होते, दर्द खत्म हो जाता है, कोई पीप वगैरह नहीं पड़ती, इन्फेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम सब अपने पास एक एक फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं। ये तेरा वाला है, ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, इसको जितना इस्तेमाल करो ये चलता रहता है। जब ख़त्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुझे और दे दूँगी। अचानक से मेरे दिमाग में कुछ मंजर घूमने लगे और मैं फूट फूट के रोने लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया बड़ी जालिम है, तू ये सब कुछ समझ ही गई होगी। मैं पूरा दिन इसी तरह पड़ी रही, मुझसे किसी ने कोई काम नहीं करवाया। एक दफ़ा वह औरत आई जिसका नाम कविता था, जो मुझे रात को लेकर गई थी। उसने कहा कि मानो को कहो कि खाना बनाए, वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो रानी ने कहा कि खाना इसी ने बनाया है, अभी खाना बनाकर गई है और आराम कर रही है। उसने कहा कि आराम करने नहीं आए हो तुम लोग यहाँ पे, उसे कहो कि और कोई काम देख ले। दरअसल मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया था। ये लोग मेरी हिफाजत कर रही थीं, मेरे लिए झूठ बोल रही थीं ताकि मैं आराम कर सकूं। मैं उस फिटकरी के टुकड़े को हाथ में दबाए लेटी हुई कोठरी की छत को देख रही थी। मुझे अजीत की बहुत याद आ रही थी। वह मेरा मुहाफिज था, मेरा हमसफ़र था, मेरा दोस्त था। हम लोग एक साथ पढ़ते थे। अगर आज वह मेरे साथ होता तो इस दुनिया की जुर्रत के ये मेरे साथ इतना बुरा करती। लेकिन वह तो इस दुनिया से चला गया, उसे तो उसके अपनों ने इस दुनिया से भेज दिया और मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अगर हम किसी से प्यार करें तो क्या हम उसके साथ इतना बुरा कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम तो उसकी एक नाराज़गी से भी डरते हैं, तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये सोच भी कैसे सकती थी? मुझे अजीत की बहुत याद आ रही थी। मैं बार बार रो रही थी, बार बार उसका नाम ले रही थी, उसे ऐसे बुला रही थी जैसे वह जिंदा है और जैसे अभी यहाँ पर आके मुझे बचा लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वह कहाँ से आता? खुशियों की मुद्दत बड़ी कम होती है, बहुत कम वक्त के लिए आपकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन दुख कम वक्त बड़े लंबे अरसे के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं और इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मुझे लगा था कि मेरी किस्मत सिर्फ़ एक ही दफ़ा बुरी होगी, लेकिन जैसा उस औरत ने कहा, मैं खूबसूरत थी, इसलिए मेरी किस्मत बार बार बुरी हो रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर आवाज़ उठाती तो आवाज़ को दबा दिया जाता था। रानी ने मुझे बताया, तुझसे पहले यहाँ एक और लड़की भी थी जो तेरी तरह बहुत ज़्यादा प्यारी थी और उसके साथ भी वही हो रहा था जो तेरे साथ हो रहा है। मैंने पूछा कि फिर वह कहाँ गई? क्या उसे आज़ादी मिल गई? रानी ने कहा, यहाँ से किसी को आज़ादी नहीं मिलती, उसे भी आज़ादी नहीं मिली। एक दिन वह बहुत बुरी तरह परेशान हो गई और उस बड़ी वाली बिल्डिंग है ना सामने, उसके ऊपर चढ़कर उसने नीचे छलांग मार दी, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली और वह आज़ाद हो गई। उसकी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। मैंने कहा, रानी, तुझे क्या लगता है कि जब तक इंसान मरता नहीं है उसकी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती? वह कहने लगी, हाँ, मुझे तो यही लगता है। मैं उसकी तरफ हैरान होकर देख रही थी और कुछ सोच रही थी। फिर मुझे वह आदमी याद आया जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। वह इस पूरी जेल का हेड था, एक लंबे कद का आदमी था। शक्ल से ही ऐसा लगता था कि ना जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले चुका है। मैंने रानी से पूछा कि ये सब कब से चल रहा है? उसने कहा, बहुत अरसे से। यहाँ पर जो भी खूबसूरत लड़की आती है उसके साथ ही सब कुछ होता है।
ये शख्स इस जेल का जल्लाद बना हुआ है। इसके दो ही शौक हैं, एक का तो तुम्हें पता है और दूसरा इससे खाने का बहुत शौक है। और तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, इसीलिए तुम्हें खाने के काम में भी डाला है। तुम एक काम करो, तुम खाना अच्छा नहीं बनाया करो ताकि तुमसे ये काम तो न करवाएं। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना इसको बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुमसे ही काम करवाते हैं। मैं खामोश हो गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम दुख में हो, परेशानी में हो, कुछ सोच रही हो। तुम्हारे चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। मैंने कहा, अब मेरे अंदर वाकई कोई जज्बात नहीं है, सिवाय एक जज्बात के जिसकी तकलीफ़ मैं ज़रूर करूँगी। रानी ने कहा, क्या मतलब? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, बताऊँगी तुम्हें। और मुझे खाना बनाने में कोई मसला नहीं है। खाना बनाने से मेरा थोड़ा दिन गुजर जाता है, वरना दिमाग में उल्टी सीधी सोचें आती रहती हैं। उसने कहा, हाँ ये तो है, इंसान काम में लग के अपने दुख के बारे में भूल जाता है। मैंने रानी से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आई। उसने कहा, मैंने अपने देवर को इस दुनिया से रुखसत करवा दिया था क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था। मैं तो गुनाह करके आई हूँ, इसीलिए सज़ा काट रही हूँ, लेकिन तू तो बेकसूर है और ऐसा कोई नहीं है जो दोबारा से तेरा केस रीओपन करवाए और तुझे यहाँ से निकाले। मैंने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हमारी जेल में कुछ पत्रकार औरतें भी आई थीं। ये वो लड़कियां थीं जो पत्रकारिता पढ़ रही थीं और उनको सर्वे वगैरह करने थे। उनमें से एक लड़की का नाम राधिका था। उसने जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गई। मुझे कहने लगी कि मुझे आपकी कहानी सुननी है। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दूं, लेकिन अभी मेरी कहानी अधूरी है। जब मैं अपनी कहानी पूरी कर लूँगी तब मेरी कहानी ज़रूर सुनना और लोगों को भी बताना। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम दोबारा आओगी? उसने कहा, हाँ, शायद हमारा दोबारा चक्कर लगे। मैंने कहा, तब तक मैं अपनी कहानी को पूरा कर लूँगी, फिर तुम्हें सुना दूँगी। वह बड़ी हैरान हुई और वहाँ से चली गई। मैं इस जुल्म को रोकना चाहती थी जो मेरे साथ हो रहा था और मुझसे पहले बहुत सी महिलाओं के साथ हो चुका था। मैं इस सब को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे समाप्त करती? हम लोग जब काम करते थे तो हमें सब्ज़ी काटने के लिए कुछ औजार वगैरह दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद वो हमसे ले लिए जाते थे। हम पर गहरी नज़र रखी जाती थी। मुझे रानी ने एक महिला के बारे में बताया था जिसने बगावत करने की कोशिश की थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अभी भी सब उसको याद करते हैं। तुम जो इस तरह खामोश बैठी रहती हो, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भी इस तरह की बातें आती हैं, पर ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना नहीं। हम लोग बहुत बेबस हैं, मजबूर हैं। मैंने कहा, हाँ, मेरे पास भी हैं, मजबूर भी। मेरा यहाँ से निकलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर मेरी राह देखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कोई ना होगा जिसके लिए मैं यहाँ से निकलने की ख्वाहिश करूँ। मेरा पापा तो इस दुनिया से तभी चले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे अम्मी ने पाला था, वो भी मेरे जवान होने के बाद इस दुनिया में नहीं रही। मुझे मेरी एक चाची ने पाला और मेरी शादी करवा के वो बाहर के मुल्क चली गईं। अब उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ क्या से क्या हो गया है। अपने पति को पा लिया था तो सोचा था कि बस मुझे मेरा मुहाफिज मिल गया है। अब यही मेरी जिम्मेदारी उठाएगा और यही मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। इसी के साथ मैं खुश रहूँगी और अपना ख़ानदान भी बनाऊँगी, अकेली नहीं रहूँगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, उसकी घर में रहना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने क्या से क्या कर दिया। फातिमा नाम की औरत ने सब पर अपना डर बिठाया हुआ था। वो बात बात पे मुंह पे थप्पड़ दे मारती थी। ज़्यादा गुस्सा करती तो डंडे भी चलाने शुरू कर देती थी। एक दिन मेरे पास आई और मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा, इनाम है तुम्हारा, इसलिए कि तुम भोजन बहुत अच्छा बनाती हो और बात भी मानती हो। मैंने कहा, लेकिन मैं इन पैसों का क्या करूँगी? उसने कहा, अपने पास रखो, जब यहाँ से निकलोगी तब तुम्हारे काम आएंगे। कुछ नहीं तो दांतों की नई बत्ती सी खरीद लेना। इस बात पर वो फूट फूट कर हंसने लगी, क्योंकि मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई थी और जब तक मैं यहाँ से निकलती शायद मेरे मुंह में दांत भी ना होते, यानी कि मैं बूढ़ी हो चुकी होती।
मैंने इन पैसों को अपने पास रख लिया। मैंने कहा, ठीक है, शुक्रिया आपका। वो हंसते हंसते वहाँ से चली गई। उसने कहा, तेरी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि तू हर बात पे सिर हिला देती है, न कोई सवाल करती है न गुस्सा करती है, चुपचाप सबकी बात मान लेती है। लगता है तुझे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा, देखा, तू अभी भी नहीं बोली। बस इसी तरह रह तो फ़ायदे में रहेगी, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया कर, कुछ खाने का दिल करे या कोई चीज़ चाहिए हो, इतना तो मैं तेरे लिए कर सकती हूँ। मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा, ठीक है। मैंने इन पैसों को देखा और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। सुबह सुबह जब सब्ज़ी काटने की ड्यूटी होती थी तो सब्जियां उठाकर एक आदमी लाया करता था। शायद वो मंडी से सब्जियां लाता था और उनको किचन में रख देता था। मैंने उसे वो पैसे दिए और उससे एक चीज़ मंगवाई। उसने कहा, हाँ बेटा, ये चीज़ तो इधर सब लोग ही मंगवाते हैं, फिटकरी चाहिए ना तुम्हें? मैंने कहा, जी फिटकरी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी चाहिए। उसने कहा, फ़िक्र नहीं करो, ले आऊँगा तुम्हारे लिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मेरे लिए काफ़ी सारी फिटकरी ले आया। रानी ने देख ली। उसने कहा, ये क्या? मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि ये बहुत काम आती है। उसने कहा, हाँ, है तो ऐसा ही। अब मैं रोज़ उस जेलर के लिए खाना बनाती थी, बहुत अच्छा खाना। उसके लिए अलग से भोजन बनता था। उसमें देसी घी, देसी मुर्गा और अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जाती थीं। उसके खाने के अंदर बिल्कुल भी शोरबा नहीं होता था। वो कहता था कि मुझे भुने हुए चिकन और खाने बना के दिए जाए। अब तो मेरे हाथ के खाने के अलावा उसे कोई खाना जचता ही नहीं था। एक दिन रात हुई और मैं चाँद की तरफ देख रही थी। सोच रही थी कि जो चाल मैंने चली है, अगर आज कामयाब होगी तो इसका मतलब कि आगे भी मैं ही कामयाब रहूँगी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। रानी ने कहा, क्या हो गया तुझे? नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, वो अभी आती होगी ना, वही फ़ातिमा मुझे बुलाने के लिए। रानी ने कहा, तू क्या उसका इंतज़ार कर रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं आती तो ना आए, तू सो जा। मैंने कहा, वो तो रोज़ आती है तो आज भी आएगी। मैं सो जाऊंगी तो फिर आके मेरी नींद खराब करेगी। इससे अच्छा है ना कि मैं जागती ही रहूं। रानी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल तेरी किसी बात की समझ नहीं आती। तू खुद सोच रही है कि वो तुझे लेने के लिए आएगी। अरे तू शुक्र कर। मैंने कहा, तुम नहीं समझोगी। लेकिन मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। फ़ातिमा नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई और उससे अगले दिन भी नहीं आई। जब मैं जेलर का खाना बना रही थी तो मैंने खाना प्लेट में डाल के उसके हवाले किया। मैंने पूछा, तुम मुझे 5-6 दिन से लेने के लिए क्यों नहीं आई? उसने कहा, जेलर साहब की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा, क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? उसने कहा, तू ऐसे पूछ रही है जैसे तेरा पति है। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि अगर तबीयत ख़राब है तो खाने में कुछ और बना देती हूँ। उसने कहा, चाहे वो शख्स मर भी रहा हो ना, खाना उसने यही खाना है। उसे ऐसी ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दाल खिचड़ी नहीं खाएगा, वो चाहे बिस्तर मर्ग पे ही पड़ा हो। खा खा के मर जाएगा, लेकिन परहेज़ नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें कोई भी हल्का फुल्का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मसाले भी हल्के ना करना। मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैंने कहा, ठीक है, बस इसीलिए पूछ रही थी। उसने कहा, हाँ ठीक है, चलो अपना काम करो। मेरा वार बिल्कुल निशाने पे लगा था। अब फ़ातिमा मुझे लेने के लिए बहुत कम ही आती थी, क्योंकि हर दूसरे दिन जेलर साहब की तबीयत जो ख़राब रहती थी। एक दिन मैं बैठी मुस्कुरा रही थी। रानी ने कहा, क्या हो गया है? किस बात पे हंस रही है? कोई पुरानी अच्छी याद आई है? मैंने कहा, यादें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन इन यादों पर नहीं हंस रही। इन यादों के बारे में सोचकर मुझे अब हंसी नहीं आती। किसी और बात पर ही हंस रही हूँ। वो लड़की राधिका फिर से आई और मैंने उसे अपनी कहानी सुना दी। मैंने उसे कहा, इस कहानी को अभी बाहर मत निकालना, कुछ अरसे बाद बाहर निकालना। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने कहा, अभी तो तुम्हें इसका इख्तिताम, अंत भी बताना है। दोबारा आओगी तो फिर बता दूंगी। उसने कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए किसी से बात करती हूँ।
आप तो अभी जवान हैं, आपका केस फिर से ओपन करवाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग वकालत कर रहे हैं और उनको तजुर्बा हासिल करने के लिए कुछ केस भी सुलझाने होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो वकील बन रहा है और मैं पत्रकार हूँ और हम दोनों ने ही शादी भी करनी है। समझे, मंगेतर है मेरा, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत धनी है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। अगर आप कहें तो मैं आपका केस रीओपन करवा दूंगी और वो आपको यहाँ से बाहर निकाल लेगा। मैंने कहा, मैं यहाँ रहूँ या यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तब उस लड़की ने बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, पर आप खुद तो हैं ना। मैं खामोश हो गई और उसने जाते जाते कहा कि मैं बात करूंगी कि आपका केस फिर से ओपन करवाया जाए, क्योंकि आप अभी जवान जहां हैं। इसकी बातों से मुझे एक उम्मीद तो मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए इतनी जल्दी आसानी होगी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था, हफ्ते दर हफ्ते गुजर रहे थे। एक दिन तो फातिमा ने मुझे कहा कि आज खाना न बनाना साहब के लिए। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी कि वो छुट्टी पर चले गए हैं, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी तो अपने घर वालों के पास चले गए हैं। 4-7 दिन तक आराम करेंगे, फिर वापस आएंगे। जब जेल में जेलर साहब नहीं होते थे तो जेल का माहौल कुछ अलग ही होता था। कोई किसी से डरता नहीं था और सब अपनी मर्जी से इधर उधर फिरते रहते थे। फातिमा से फिर भी डर होता था, लेकिन वो पूरा दिन हमारे सिर पर नहीं मंडराती थी, उसके और भी काम होते थे। जेलर साहब वापस आ गए और 2 हफ्ते तक फिर से यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह ही ये खबर पूरी जेल में फैल गई कि जेलर साहब बेहोश होकर गिर गए हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब मालूम हो रही है। फ़ौरन यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाने का इंतज़ाम किया गया, लेकिन शाम तक ये खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जिस्म के बहुत सारे निज़ाम ख़राब हो चुके थे, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए। जिस दिन हमें पता चला कि वो इस दुनिया से चला गया है, उस दिन तो जेल में दिवाली का माहौल था। वो एक जालिम इंसान था, उसने हम सब की बहुत बद्दुआएं ली थीं, हम सब पर बहुत जुल्म किया था। इसका इस दुनिया से चले जाना हमारे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। और इसी दिन मुझे एक और खुशखबरी भी मिली कि मेरे केस को फिर से खुलवाया जा रहा है और मुद्दा ये डाला जा रहा है कि अगर मेरे पति ने सब कुछ मेरे नाम कर ही दिया था तो फिर मुझे उसे जान से मारने की क्या ज़रूरत थी। उम्मीद थी कि मेरा केस मजबूत हो जाएगा। एक दिन रोशनी ने मुझसे पूछा कि तेरे सामान में तो फिटकरी ही ख़त्म हो गई है। मैंने कहा कि अब हम में से किसी को भी फिटकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़ासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा कि लेकिन जो फिटकरी हमने तुझे दी थी वो कहाँ चली गई? इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा कि इस्तेमाल हो गई है। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा कि कहीं तूने तो। मैंने कहा कि हाँ, वो मैं ही थी। मैं ही उस जेलर का खाना बनाती थी और रोज़ाना उस खाने के अंदर फिटकरी को मिला देती थी। फिटकरी हमारे चोट को ख़राब होने से बचाती है, एंटीसेप्टिक होती है, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा मात्रा में और रोज़ खाएं तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। रानी ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और उसने कहा कि तू तो बड़ी ख़तरनाक निकली। मैंने कहा कि और क्या, जुल्म सहती रही। वो खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरे साथ ये राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो। मैंने कहा कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा, पता चलना होता तो अभी तक पता चल जाता। अब मेरा केस चल रहा है, राधिका मुझसे रोज़ मिलने के लिए आती है। उसे भी मैंने ये सब कुछ बताया है। वो बहुत हैरान होती है, लेकिन मेरी तारीफ़ भी करती है। कहती है कि जुल्म को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना ही पड़ता है। आपने बहुत अच्छा किया। मुझे रोज़ उम्मीद दिलाती है कि शायद मैं इस जेल से निकल जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं भी निकली तो इस बात की तसल्ली रहेगी कि मुझ पर और बहुत से लोगों पर जुल्म करने वाले को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। आप लोग भी बताएं कि क्या मैंने ठीक किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें